एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस चैनल को, इस सेशन को शेयर कर दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इस सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला प्रश्न है, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? ये 22 जून 1789 को किया गया, या 5 जून 1789 किया गया, या 14 जुलाई 1789 किया गया, या 20 जून 1791 किया गया। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? तो उत्तर देने का प्रयास करें और पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद में उत्तर करने का प्रयास करें। सेशन के लास्ट में बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? तो चलिए हम बताते हैं। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन 27 जून 1789 को किया गया। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन 27 जून 1789 को किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये साइबेरिया से हुई थी, या पेरिस से, या पेट्रोग्राड से, या व्लादिवोस्टॉक से? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भाई क्या सही होगा? ऑप्शन सी, पेट्रोग्राड से। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? निकोलस प्रथम था, या निकोलस द्वितीय था, या पीटर महान था, या लेनिन था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। रूसी क्रांति जब हो रही थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का जार कौन था? वहाँ के शासक को जार बोला जाता था। तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो ये था निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? फसलों की कटाई के बाद भाई कोई फसल खड़ी है, उस फसल पक गई, उसकी कटाई हो गई, तो उसका अनाज और उसका भूसा, डंठल हम लोग उठा ले आते हैं, पर जो उसकी जड़ें रह जाती हैं उन जड़ों को क्या कहा जाता है? तो भावर, या रेवड़, या ठूंठ, या खड्ड। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? भावर कहलाती हैं, या रेवड़ कहलाती हैं, या ठूंठ कहलाती हैं, या खड्ड कहलाती हैं? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें।
फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ठूंठ कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ठूंठ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, शिप की लादर्रा भारत को जोड़ता है। शिप की लादर्रा भारत को किससे जोड़ता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, शिप की लादर्रा भारत को जोड़ता है, तो ये पाकिस्तान से जोड़ता है, या चीन से जोड़ता है, या भूटान से जोड़ता है, या नेपाल से जोड़ता है। शिप की लादर्रा भारत को किससे जोड़ता है भाई? तो शिप की लादर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। शिप की लादर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। ये सिक्किम में है, या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, या अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? ये जम्मू और उधमपुर को जोड़ता है, या जम्मू और कठुआ को जोड़ता है, या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या श्रीनगर और कुपवाड़ा को जोड़ता है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें। जो जिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और उधमपुर को जोड़ता है, या जम्मू और कठुआ को जोड़ता है, या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या श्रीनगर और कुपवाड़ा को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें। लाइक और कमेंट, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। लाइक करते रहें और सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करो भाई, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा इसका मिल सके। तो प्रश्न नंबर 7, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? ये गंगा कार्य योजना 1985 में आरंभ की गई, या गंगा कार्य योजना 1960 में आरंभ की गई थी, या गंगा कार्य योजना 2015 में आरंभ की गई, या गंगा कार्य योजना 2015, ये 2018 मान लीजिए, 2018। तो गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1985 में, या 1960 में, या 2010 में, 2015 में, या 2018 में? ये इस ऑप्शन को 2018 कर लीजिए ना। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी?
तो चलिए हम आपको बताते हैं। गंगा कार्य योजना 1985 में आरंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो एक केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, या योजना आयोग द्वारा जारी की जाती है, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, या अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। भारत में मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा की जाती है। भविष्यवाणी किसके द्वारा? अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 10। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, या उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है, या राजस्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भाई न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, हरियाणा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र, भाई जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? प्रश्न नंबर 11 नैतिक लोकतंत्र है, या आर्थिक लोकतंत्र है, या राजनीतिक लोकतंत्र है, या धार्मिक लोकतंत्र है? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? नैतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, या धार्मिक लोकतंत्र? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 11 जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र धार्मिक लोकतंत्र है। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र नहीं भाई, धार्मिक पे नहीं जाना, राजनीतिक लोकतंत्र है। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र है, धार्मिक पे नहीं चले जाना। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी पे जाना है आपको। ये नैतिक नहीं, आर्थिक नहीं, धार्मिक नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र है। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? ये हर्षोल्लास दिवस के रूप में, या मानवाधिकार दिवस के रूप में, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या गणतंत्र दिवस के रूप में? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
क्योंकि स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है 15 अगस्त 1945 को, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है? प्रश्न नंबर 13, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो ये अध्यक्षता कौन करेगा भाई? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति भाई, बुलाता राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बुलाता है, पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 10 दिन तक रोक कर रख सकती है, या 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, या 17 दिन तक रोक कर रख सकती है, या 22 दिन तक रोक कर रख सकती है। धन विधेयक से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो धन विधेयक भाई आप अच्छी तरह समझ लें, धन विधेयक केवल ओनली लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश किया, लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। तो धन विधेयक राज्यसभा में तो पेश होता ही नहीं, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा भेजा जाता है, जिसको राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक, अगर 14 दिन के अंदर में अपनी सिफारिश सहित वापस नहीं करती तो विधेयक को पारित मान लिया जाएगा भाई, विधेयक पारित मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? फिर से प्रश्न को देख लें। निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा है? किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है, 32 में इसका वर्णन मिलता है, और इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहने वाले थे कौन भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
किया गया है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 10 में है, या अनुच्छेद 17 में, या अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 19 में। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रखा गया है? तो आपका ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का अंत ये अधिकार समाहित है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आइए हम फिर से आपको वो उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 70 देखें। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ये शिक्षित बेरोजगारी कस्बों में पाई जाती है, या शहरों में पाई जाती है, या गांव में पाई जाती है, या सभी में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जा रही है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जा रही? तो शहरों में पाई जा रही। सभी पे नहीं लगा देना, कस्बों में नहीं, गांवों में नहीं, सभी पे नहीं। शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये 4 वर्ष में किया जाता है, या 10 वर्ष में किया जाता है, या 7 वर्ष में किया जाता है, या 5 वर्ष में किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन 5 वर्ष में किया जाता है। 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्धनता का सूचक है। निर्धनता का सूचक है, क्या सूचक है भाई? स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन, ये सभी। तो निर्धनता का क्या सूचक है भाई, ये आपको बताना है। तो निर्धनता के सूचक में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी सूचक है, असुरक्षा की भावना भी सूचक है, सामाजिक अपवर्जन भी निर्धनता का सूचक है। तो इस प्रकार ये जब तीनों निर्धनता के सूचक हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। निर्धनता का सूचक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, असुरक्षा, सामाजिक व अपवर्जन सभी हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा था? भारत का सबसे भयानक अकाल कौन सा वर्ष था भाई, बताइए। किस वर्ष में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था, या 1990 में, या 1947 में, या 1920 में? तो यहाँ बच्चों एक बात समझ लो कि ये भारत का सबसे भयानक अकाल की बात पूछ रहा है, महामंदी की बात नहीं पूछ रहा। महामंदी जो 1929 में आई थी उसकी बात यहाँ नहीं पूछी जा रही। यहाँ आपसे पूछा जा रहा
भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष 1943 में था। तो इस प्रकार ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूरा हो गए हैं। अब हम आपको खंड बा की ओर ले चलते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और इस लघु उत्तरीय प्रश्न का हम व्याख्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और इसके प्रश्नों को कम से कम 80 शब्दों में लिखने हैं भाई, कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। तो चलिए भाई, अब हम खंड बा की ओर चलते हैं। खंड बा, चलिए भाई हम इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न क्या है भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न देख लें। वन अधिनियम के बाद शिकार पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। वन अधिनियम के बाद शिकार पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 80 शब्दों में इसकी व्याख्या करना है। हम कम से कम 100-150 शब्द बता रहे हैं, और उसके बाद में इसको आप 2-3 बार देखेंगे। आज मैं आपको प्रश्न के उत्तर 1-2 बार ऐसा पढ़ के सुनाऊंगा, पर आप भी 2-3 बार देखेंगे इस सेशन को, तभी आपको याद होगा। देखिए, कॉपी में लिख लेने से आप नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि वो तो पहले भी सर लोग, टीचर लोग लिखवा देते हैं, पर आप इसको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और आपका मनोरंजन के तौर पे आपको ये याद भी हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना। वन अधिनियम के बाद शिकार पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां
लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। तो चलिए भाई, आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ धीरे बोलिए, धीरे धीरे चलिए, समझ में नहीं आता है। हम आपको एक एक शब्द रुक रुक कर बोल रहे हैं, बस आप सेशन को बराबर देखते रहिए। 2-3 बार देखेंगे तो सब आपके समझ में आ जाएगा। बार बार देखने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें और लाइक करते चलिए। चलिए इस प्रश्न को हम फिर से सुनाते हैं। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा और अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए
दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों के शिकार पर जब यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या हम 2 बार पढ़ के कर दिए हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बस आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं क्या है भाई। प्रश्न नंबर 2, गंगा द्रोणी नदी के विस्तार को बताइए। गंगा द्रोणी या नदी के विस्तार को बताइए। चलिए हम इसको आप बताते हैं इसका उत्तर, इस उत्तर की व्याख्या करते हैं। धीरे धीरे हम बोलेंगे और स्पष्ट आवाज में बोल रहे हैं, आप बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। गंगा द्रोणी नदी के विस्तार के बारे में सुनिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है।
बाढ़ आती है, जिसके बड़े पैमाने पर जान माल का मुख्यतया नुकसान होता है। लेकिन ये वह नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली या बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। फिर सुन लीजिए। आपको बोल रहा हूँ, बार बार सेशन को देखना, तभी आपको याद होगा। लिखने का प्रयास करोगे तो कॉपी में भी लिख के रखे हो, कुछ नहीं याद होता है। 2, 3, 4 बार सेशन देखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए हम इसकी व्याख्या फिर करते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियों का हम उदाहरण आपको समझा देते हैं। कुछ नदियों का हम नाम लेके आपको बता रहे हैं। उनमें से कुछ नदियों के नाम आपको याद कर लेना है। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वह नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध तक बहती हैं। यह डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से
होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकार मिल जाती है और अंतिम चरण में और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेशन को आप लोग बार बार देखना, सब आपका याद हो जाएगा। सेशन को बार बार देखने की कोशिश करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, स्पष्ट करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का हम चलिए आपको इसकी व्याख्या बताते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में आपको बताना है, लोकतंत्र के खिलाफ आपको बताना है। इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको इसका उत्तर बताने चल रहे हैं। ध्यानपूर्वक प्रश्न का उत्तर सुने और बार बार सुने, बार बार सेशन को देखें। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। क्यों? लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। इसके पक्ष में हम कई बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये आदर्श स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता। तो पहला सुनिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। फिर से, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। नंबर 2, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा नंबर सुने, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग
आपके बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतफहमियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। तो चलिए भाई, लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श रूप नहीं हो सकता, इसकी हमने व्याख्या किया। दोबारा इसकी व्याख्या हम फिर आपको सुना दे रहे हैं। बस सेशन को आप 2-3 बार देखेंगे तभी आपको याद होगा। 2-3 बार देखेंगे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श रूप नहीं हो सकता। हम इसके बारे में आपको बताते हैं क्यों नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र के खिलाफ हम बहुत से ऐसे तर्क दे सकते हैं जिससे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली का आदर्श रूप नहीं हो सकता है। नंबर 1, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे अस्थिरता पैदा होती है। नंबर 2, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, हमारा ऐसा विचार है, हम निश्चित रूप से लोकतंत्र के सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है।
लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज को देखता है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं होती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। चलिए भाई, ये तीसरे प्रश्न की व्याख्या हमने आपको सुना दी, पढ़ के व्याख्या कर दी अच्छे शब्दों में। बस आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका उत्तर याद हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस सेशन को, इस वीडियो को बार बार देखिए। इससे आपका उत्तर सही होगा। आप बार बार देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगला है निर्धनता रेखा का आकलन करने वाली संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम अब निर्धनता रेखा का आकलन करने वाली संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दे रहे हैं भाई। प्रश्न नंबर 4, निर्धनता रेखा का आकलन करने वाली संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणत हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। फिर से इसको सुन लीजिए, यहीं पे 2-2 बार 3-3 बार बोलता चल रहा हूं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसका परिणत हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। फिर से लाइन, 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश भर में उपजाई जाने वाली
विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। फिर से सुनिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। फिर से लाइन सुन लीजिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। जैसे भी लिखना चाहें वैसे लिखें, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। फिर से इसको सुन लीजिए लाइन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड दिए जाते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए, जो गरीब वर्ग हैं, उन लोगों के लिए BPL कार्ड दिया जाता है और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड दिया जाता है। आगे आइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गर्मामय जीवन निर्वाह कर सके। फिर से सुन लीजिए लाइन, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गर्मामय जीवन निर्वाह कर सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की
दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। शुरुआत में भाई ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसके तहत निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। आगे फिर निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में भाई 2000 में दो विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। फिर से सुन लीजिए। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान स्वरूप को दर्शाता है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। फिर से लाइन, इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो चलिए भाई, अब हम आपको बहुविकल्पी 20 प्रश्न और लघु उत्तरीय 4 प्रश्न की व्याख्या कर चुके हैं। अब अगले सेशन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्नों का प्रश्न हम लेके आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले आएंगे, साथ में मानचित्र मैप से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। तो इस सेशन का यहीं पर समापन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।